चाहूंगा, इस शिक्षा नीति से विद्यार्थियों को क्या रोजगार मिलेगा, उनको क्या बेनिफिट, फायदा? देखो, ये विद्यार्थी के दो चीजों को लेकर के है शिक्षा नीति। पहली बात, उसको रोजगार मिले, लेकिन रोजगार से ही काम नहीं चलेगा। जिंदगी रोजगार तो नहीं है ना, जिंदगी तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। इसलिए जिंदगी के लिए तैयार करना विद्यार्थियों को। जी जी। इसका मतलब कि रोजगार के लिए तो जितना ज्ञान चाहिए, जितना कौशल चाहिए, वह तो है ही। जी जी। लेकिन बच्चों का भावात्मक विकास भी हो। अशिक्षित को शिक्षा दीजिए और अज्ञानी को ज्ञान, क्योंकि शिक्षा से ही बनेगा मेरा भारत महान। नमस्कार साथियों, मैं गणपत सिंह सोलंकी, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपकी आवाज। साथियों, वीडियोस के सिलसिले में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर राघव सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार गणपत भाई। डॉक्टर राघव सर यानी आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली हिंदी व्याकरण की जो सबसे पॉपुलर पुस्तक है, उसके आप लेखक हैं और पुरस्कार कॉलेज के डायरेक्टर हैं। आज के इस वीडियो सेशन में हम जो नई शिक्षा नीति 2020 जब से आई है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और सर से हम सवाल करेंगे उसके बारे में, उसको गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब से ये शिक्षा नीति आई है, जब से हम सब उलझनों में हैं, हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं खुद इसके बारे में मैंने अच्छा सा इसको पढ़ा, लेकिन मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, पढ़ नहीं पाया। सर, पुनः स्वागत करता हूँ बहुत बहुत सर। बिल्कुल गणपत जी, बहुत धन्यवाद आपको। जी सर। सर, पहले प्रश्न के रूप में मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की खास बातें क्या है, इसके क्या वो बताइए सर। मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ गणपत जी की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जी सर, ये बहुत अच्छी तरह से सोच विचार करके तैयार किया गया एक प्यारा सा डॉक्यूमेंट है, और जिसमें विद्यार्थी का, सबसे पहले विद्यार्थी का भला है, शिक्षक का भला है, शिक्षण संस्थानों का भला है, पूरे देश का भला है। इसलिए इस वर्तमान सरकार ने इस पर जो काम किया उसके लिए तो मैं उसका साधुवाद देता हूँ। लेकिन ये है कि ये बहुत देर से आई, 7 वर्ष काम करने के बाद इस वर्तमान सरकार ने इसको तैयार किया। उसके बाद 2020 से हम 2023 में चल रहे हैं। अभी इसकी क्रियान्विति को लेकर बहुत व्यापक और सुदृढ़ जो प्रयत्न होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ है, और फिर अब 1 साल के बाद में चुनाव है। ऐसी स्थिति में शिक्षा नीति बन तो गई, लेकिन इसके बारे में जो विकास होना चाहिए था, जो गति होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। तो इस दृष्टि से सरकार की ओर से मैं कमी भी बताना चाहता हूं। अब मैं सीधा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, हमको जानना चाहिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है। NEP 2020। देखो, ये एक ऐसा प्यारा सोच है इसमें कि इसमें सबका भला सोचा गया है। इसमें सबसे पहले तो विद्यार्थी का ये भला सोचा गया है कि विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा नीति है, स्टूडेंट सेंटर्ड। विद्यार्थी केंद्रित मीन्स विद्यार्थी की रुचियां, विद्यार्थी की क्षमता, विद्यार्थी की सीखने की गति, विद्यार्थी की बौद्धिक शारीरिक ताकत, उन सब को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम बनाना, उस बच्चे को तैयार करना और उस बच्चे का मूल्यांकन करना, ये पहला एक काम है। इसका मतलब है कि इस शिक्षा नीति के केंद्र में विद्यार्थी आ गया, चाहे वो स्कूल का विद्यार्थी हो, चाहे कॉलेज का विद्यार्थी हो। अब जहां पर जिसके लिए हम ये काम कर रहे हैं, अगर वह केंद्र में आ जाता है तो फिर एक किसी भी कार्य में उसकी दृष्टि स्पष्ट होती है, उसकी गुणवत्ता आती है। दूसरी बात ये इसमें कि जो शिक्षक है, उस शिक्षक को बहुत जिम्मेदारी दी गई है, शिक्षक को आजादी भी दी गई है। बहुत सा काम है इसमें मूल्यांकन शिक्षक करेगा, और मूल्यांकन जब शिक्षक करेगा, वो है उसका जो पढ़ा रहा है वो शिक्षक मूल्यांकन करेगा। तो ऐसी स्थिति में वो जो शिक्षक है वो खुद सोचेगा कि मैं मेरे बच्चों का मूल्यांकन कैसे करूं, पढ़ाऊं कैसे। तो उसमें एक जिम्मेदारी है और उसमें एक आजादी है। तीसरी बात यह है कि शिक्षण संस्थाओं को इसमें काफी आजादी दी गई है कि वे अपनी तरह के पाठ्यक्रम बना सकते हैं, अपनी स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम का काम कर सकते हैं। तो जो शिक्षण संस्था है उसको काफी ऑटोनॉमी देने की वकालत की गई है, और सरकार को ये जिम्मेदारी दी गई है
कि आप इन सारी शिक्षा व्यवस्था को अच्छी तरह से विद्यार्थी के हित में संचालित करने के लिए अपने ढांचा बदलो, यूजीसी को बदलो, एआईसीटी को बदलो, इन सबको कहीं एक ही ढांचे पे लाओ। इनके बीच में बहुत दूरियां हैं और बहुत उलझाव है, इसलिए एक नया सिस्टम तैयार करो और मॉनिटरिंग के बजाय आप उसमें सहयोगात्मक रुख अपनाओ। इसलिए सभी दृष्टियों से ये काम किया गया है और इसी सारे सोच को लेकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये बनाई गई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट प्रश्न के तौर पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, इसे को लागू करने में कौन कौन सी चुनौतियां आ रही हैं? लागू करने में अगर ईमानदारी है समाज में, जी जी, विद्यार्थी में ईमानदारी है सीखने की, जी जी, शिक्षक में ईमानदारी है सिखाने की, जी, शिक्षण संस्थान में ईमानदारी है विद्यार्थी को सिखाने के लिए शिक्षकों को बहुत अच्छा वातावरण देने की, जी, और सरकार में ईमानदारी है कि मेरे देश के बच्चे जी, और वो अच्छी तरह से सीखे, मेरे देश के शिक्षक अच्छी तरह से सिखाए। जी, अगर ये ईमानदारी है जी, तो फिर इस शिक्षा नीति की कोई चुनौतियां नहीं है। लेकिन अगर ईमानदारी हमारे चरित्र में नहीं है, हमारे दिमाग में शिक्षा जो सेवा का सोच होना चाहिए, वो सेवा का सोच अगर न हो और वह सोच हो पैसे कमाने का, तो फिर इसमें दिक्कत ही दिक्कत है। जी, विद्यार्थी केवल ये सोचे कि मुझे पैसे कमाने वाला बस इतना सा सीखना है, बाकी नहीं सोच सीखना, जी, तो वो अधूरा रहेगा, वो जगह जगह टकराएगा, वो नौकरियां छोड़ता फिरेगा, एक से एक पैकेजेस के लिए भागता फिरेगा और अंत में वो निराश होगा, थकेगा, फ्रस्ट्रेशन में आएगा। जी। अगर शिक्षक में ईमानदारी नहीं है कि मैं बच्चे को ध्यान में रख करके सिखाऊं, अगर उसमें सोच है कि मैं तो अपनी नौकरी के लिए काम करूं, बस जी, जी, नौकरी मेरी पक्की और विद्यार्थी कहीं भी जाए, जी, तो फिर वो विद्यार्थी के हित में न पाठ्यक्रम बनाएगा, न वैसा पढ़ाएगा, न वो परीक्षा लेगा, तो फिर दिक्कत है, हो नहीं सकता। शिक्षण संस्थान ही सोचे कि मुझे तो पैसा कमाना है, जी, मुझे बहुत कम तो तनख्वाह शिक्षकों को देनी है, शिक्षक रखने ही नहीं है, जी, और विद्यार्थी से मार्केटिंग करके उसको एडमिशन लेना, फीस वसूलनी है, अब भाग में जाए फिर विद्यार्थी, जी, जी, तो फिर यही दिक्कत है। और सरकार सोचे कि मुझे तो पॉलिटिक्स करनी है, जी, मुझे देश के विकास से कोई मतलब नहीं, जी, और मैं तो बस नीतियां बना करके लोगों को हम लोग अट्रैक्ट करेंगे, देखो हमने क्या बढ़िया नीति बनाई है, और क्रियान्विति की तरफ ध्यान नहीं है। ये सब सारी चुनौतियां ही चुनौतियां हर लेवल पर। जी, जी। इन चुनौतियों से हमको अगर हम लोग ईमानदारी से इस काम को करें तो शिक्षा नीति बहुत अच्छी चीज है और उससे हम अच्छा काम कर सकते हैं। जी सर, धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा बताया आपने। यदि चुनौतियां वैसे माने तो कुछ भी नहीं है, यदि इसको ईमानदारी से लागू किया जाए तो। धन्यवाद सर। सर नेक्स्ट प्रश्न के तौर पे मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस शिक्षा नीति से विद्यार्थियों को क्या रोजगार मिलेगा, उनको क्या बेनिफिट, फायदा? देखो, ये विद्यार्थी के दो चीजों को लेकर के है शिक्षा नीति। पहली बात, उसको रोजगार मिले, लेकिन रोजगार से ही काम नहीं चलेगा, जिंदगी रोजगार तो नहीं है ना, जिंदगी तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, इसलिए जिंदगी के लिए तैयार करना विद्यार्थियों को। जी, जी। इसका मतलब कि रोजगार के लिए तो जितना ज्ञान चाहिए, जितना कौशल चाहिए, वह तो है ही, जी, जी, लेकिन बच्चों का भावात्मक विकास भी हो। जी सर, वे अपने साथियों को प्यार करें, साथियों के साथ जुड़ करके, मिल करके, जहां भी काम करें, जिस संस्थान में काम करें, जिस ऑफिस में काम करें, फैक्ट्री कंपनी में काम करें, जी सर, दूसरों के साथ जुड़ करके काम करें। जी सर, अपने परिवार में बहुत अच्छे भाई बहन को, इनको, बच्चों को, माता पिता को, उनको प्यार करें। जी, जी। तो ये जो इमोशनल डेवलपमेंट है, जी सर, भावात्मक विकास, जो अब तक शिक्षा व्यवस्था में कमजोर था, जी, जी, वह भी इसमें शामिल है। तो अगर भावात्मक विकास बच्चों का नहीं होगा, जी, जी, तो वो समाज में जहां भी काम करेंगे वहां दुखी रहेंगे, जी, जी, जुड़ नहीं पाएंगे, जी, फिर अकेले कभी असफल होंगे तो वो घुटन में जाएंगे, जी, संत्रास में जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, एंजाइटी में जाएंगे, जी, जी, और फिर वो आत्महत्या भी करेंगे। जी, जी। तो आप सोचिए कि अगर एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था जो इसमें दी गई है, वह विद्यार्थी के संपूर्ण विकास को ध्यान में रख करके दी गई है, जिसमें रोजगार का विकास भी होगा, और रोजगार के विकास के लिए किताबी ज्ञान से अलग हटकर, जी, भावनात्मक ज्ञान भी, भावात्मक विकास और खास तौर से कौशल का विकास, जी, कि जो कुछ सोचते हो उसको करके देखो, जी, जी, और अपनी जिंदगी की समस्याओं से रूबरू हो, जी, जी,
उनका समाधान निकालने की बात सोचो। जी इसलिए तुम समस्याओं का समाधान करने वाले विद्यार्थी बनो, जी किताब के रटने वाले नहीं। नहीं। इसलिए तुम चीजों का विश्लेषण करके सही निष्कर्ष पर पहुंचने वाले विद्यार्थी बनो। जी सर। अपनी कंपनी में, फैक्ट्री में और अपनी जिंदगी में सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास करो। जी सर। और तुम मनुष्य की औलाद हो, जी जी तुम भेड़े नहीं हो। जी। तो तुम दूसरे का अनुगमन करने के लिए, उनको फॉलो करने के लिए नहीं पैदा हुए हो। जी। तुम नया निर्माण करने के लिए हो, नया सृजन करने के लिए हो। जी। ये शिक्षा व्यवस्था में, कि शिक्षा व्यवस्था में एक व्यक्ति को, बच्चे को हम सृजनात्मक कैसे बनाएं, वो अब तक जो कुछ चल रहा है समाज में, जी जी, उससे बेहतर ढंग से वो किस प्रकार से काम करे, अपना नया क्या सोचे, जी। इस सृजनात्मकता तक, क्रिएटिविटी तक ले जाने, ये नई शिक्षा जो व्यवस्था है हमारी, जी, जी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जी। उसमें स्थान दिया गया है। अगर इसको फॉलो किया जाए, जी, जी। तो विद्यार्थी का विकास ही विकास है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सर ने यहाँ पे गहरी बात बताई कि वास्तव में हम देखते हैं ना कि आज शिक्षा की परिभाषा कई हैं जो अटक के रह गई हैं। शिक्षा सिर्फ एक व्यापार बन के रह गई है। बहुत दुर्भाग्य की बात है ये, लेकिन वास्तविक शिक्षा क्या होनी चाहिए ये शिक्षा नीति में है, ऐसा सर ने मैं अवगत करवाया। सर धन्यवाद। सर नेक्स्ट पर्सन के तौर पे मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसको मैं परीक्षा लेने के लेकर क्या है इसमें? देखो गणपत भाई, जो विद्यालयों में और कॉलेजेस में जी, बच्चे इस बात को ध्यान में रख करके तैयार करते हैं जी सर, कि मेरे परीक्षा में अच्छे नंबर आए, जी, स्कूल में भी और कॉलेज में भी। जी, तो इसका मतलब है कि हमारी जो विद्या है, शिक्षा है, जी, जी सर, वो बहुत कुछ परीक्षा केंद्रित है। जी, अगर परीक्षा में केवल रटवानी चीजें वाली चीजें पूछोगे, जी सर, तो बच्चे रटेंगे। जी, अगर परीक्षा में कुछ समझने वाली चीजें पूछोगे, तो बच्चे समझने की कोशिश करेंगे। जी, अगर परीक्षा में कुछ नया सोचने वाली चीजें पूछोगे, जी, तो बच्चा नया सोचने वाली शिक्षा की तैयारी करेंगे। जी, बिल्कुल, नया निर्माण करने वाली, नया क्रिएशन करने वाली पूछोगे, तो नया क्रिएशन करने लगेंगे। जी, इसका मतलब जो हमारी जो परीक्षा पद्धति है, जी, वो हमारी शिक्षा पद्धति को, शिक्षण पद्धति को, सीखने की पद्धति को निर्धारित करती है। जी, इस शिक्षा नीति में जी, परीक्षा पर बहुत ध्यान दिया गया है। हम हमारे यहाँ परिष्कार कॉलेज में इस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। जी, जी, कि भाई, जो आप पाठ्यक्रम तय करते हो, जी, वो बच्चों को बताओ और उनसे पूछो, इसमें कोई शक नहीं है। जी, लेकिन बच्चे में खुद में क्या क्षमता है, जी, उसको पहचानो, उसको भी परखो, उसको विकसित करो और उसको परखो। जी, जी, अगर कोई बच्चा किसी काम में बहुत अच्छी तरह से गेम बना सकता है, जी, गेमिंग के काम में बहुत कुशल है, जी, तो फिर उसको और ज्यादा चीजें कम पढ़ाओ, जी, जी, और गेमिंग की चीजें पढ़ाओ और गेमिंग की चीजें पढ़ो, जी, तो उसका मन उसमें लगेगा। जी सर, कोई गाने में है, कोई पेंटिंग में है, कोई खेल में है, कोई बच्चा लोक सेवा में है, कोई पत्रकारिता में है, समाज के साथ जुड़ना चाहता है। आप देखिए, पत्रकारिता से आप जुड़े हुए जी हैं, सर, तो बच्चे की उस रुचि को पहचानो, जी, जी, बच्चे की उसकी क्षमता को पहचानो, जी, और उसके हिसाब से सिलेबस डिजाइन करो। जी, पाठ्यक्रम में अगर परिवर्तन भी करना है, जी, जी, तो बच्चे के ध्यान में रख करके करो। जी, जी, एक पाठ्यक्रम सब पर मत ला दो, एक परीक्षा पद्धति सब पर मत ला दो। बच्चे को ध्यान में रख करके परीक्षा को लो। जी, कोई बच्चा कहता है कि मैं तो अच्छा भाषण दे सकता हूँ, जी, तो उसको भाषण में परखो। जी, कोई कहता है कि नहीं, मैं तो अच्छा बोलने में नहीं, मैं तो लिख अच्छा सकता हूँ, तो फिर उससे भाषण के पीछे मत पड़ो, उसको लिखवा करके उससे पूछो। जी सर, कोई व्यक्ति, बच्चा किस में बेस्ट है। हम लोग ऐसा कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो है, जी सर, हमने इसको खोल दिया है, जी, और इसलिए बच्चे बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हैं। हमारे यहाँ मामूली बात है 70-80% बच्चे के आ जाना, क्योंकि हम बच्चा कहाँ अच्छा है, जी, उसको विकसित करते हैं और उसको परखते हैं, जी, तो बच्चा बहुत आजादी फील करता है। जी, जी, ऐसा पूरी परीक्षा पद्धति में परिवर्तन होना चाहिए देश में। जी, अभी तो क्या कर रहे हैं, हम एक केंद्रीय स्तर पर एक पाठ्यक्रम बना देते हैं, जी, केंद्रीय स्तर पर एक पेपर बना देते जी, हैं, और वो सब पर लागू कर देते हैं, जी, और उससे बच्चे की खुद मौलिक जो प्रतिभा जी, है, उसका टेस्ट नहीं होता, जी, जी, और उससे बहुत सा बच्चा डिप्रेशन में जाता है, बहुत सा निराश होता है, वो सोचता है कि मैं काबिल नहीं हूँ, जी, जबकि वो काबिल है। लेकिन आपने बच्चे को ध्यान में रख करके नहीं परखा, जी सर, आपने अपने हिसाब से। आप तो बकरियों को जो है पेड़ पर चढ़ाना चाहते हैं। जी, अरे बकरी पहाड़ पर चढ़ जाएगी, जी,
लेकिन आपको नहीं, बकरी तो तभी सफल है जो पेड़ पर चढ़े। अरे बिल्ली चढ़ गई, ठीक है, बिल्ली पेड़ पर चढ़ जाएगी, लेकिन बकरी पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगी, लेकिन बकरी पहाड़ पे चढ़ जाएगी। तो अगर बकरी है तो उसको पहाड़ पे चढ़ करके और वहां पर परखो, और बिल्ली है तो उसको पेड़ पे चढ़ा करके वहां पर परखो। ये सोच हमारी शिक्षा व्यवस्था में परीक्षा को लेकर होना चाहिए। हम परिष्कार में यही काम कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति लागू कर दी हमने। हमने पूरी ईमानदारी से परिष्कार में नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया। हमने पूरी दुनिया के पाठ्यक्रमों को देख करके बेस्ट पाठ्यक्रम बना दिया। पूरी पढ़ाने के जो बढ़िया तरीके हैं वो बढ़िया तरीके बना रहे हैं। उसमें लेक्चर नहीं है कि 1 घंटे तक लेक्चर चले। अब नो, टीचर 25-30 मिनट लेक्चर देगा, बाकी में लड़कों से पूछेगा, प्रेजेंटेशन कराएगा, बोर्ड पे आओ, पीपीटी खुद बनाओ, बताओ, खुद रोल प्ले करो, कोई नाटक करके बताओ, ग्रुप डिस्कशन करके बताओ, क्विज में बताओ, तुम्हारा जिसमें जैसा इंटरेस्ट है वैसा तुम परीक्षा दो, हम उसी तरह से तुमको परखेंगे। बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेकर के उसमें काम कर रहे हैं, क्यों? हमारे हिसाब से हमें पूछा जा रहा है। तो फिर बच्चा महत्व होगा, बच्चा पढ़ने लगेगा, बच्चे की रुचि जगेगी। धन्यवाद सर। तो मतलब इस शिक्षा नीति में ऐसा ही कुछ प्रावधान आना है? प्रावधान इसमें है, उसको क्रियान्वित करने का सवाल है, और हम लोग यहाँ क्रियान्वित कर रहे हैं। प्रावधान तो है इसमें। अच्छा। परीक्षा पद्धति बच्चे के हिसाब से करने का प्रावधान है। ऑटोनॉमस का ऐसा कुछ ऑटोनॉमस है उसमें, यही है। स्टूडेंट सेंटर्ड का मतलब क्या? स्टूडेंट सेंटर्ड मींस पाठ्यक्रम स्टूडेंट सेंटर्ड, पढ़ाने का तरीका स्टूडेंट सेंटर्ड, और परीक्षा लेने का तरीका स्टूडेंट सेंटर्ड। ये होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही गहरी बात बताई आपने। धन्यवाद सर। नेक्स्ट पर्सन के तौर पे मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में सरकार है, शिक्षण संस्थान है, शिक्षक है, विद्यार्थियों को, इनको क्या क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो सरकार की जिम्मेदारी है। इनको बहुत जल्दी जो ढांचा खड़ा करना है इसको लागू करने के लिए, वो अभी काम चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा धीरे चल रहा है। इतना धीरे ठीक नहीं है। ज्यादा समय नहीं होता किसी सरकार के लिए भी। हम लोग अब 9वें साल में चल रहे हैं और हम अभी ढांचा नहीं खड़ा कर पाए। तो हमारी केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को नई शिक्षा नीति को लागू करने का ढांचे खड़े करने चाहिए और निर्णय लेने चाहिए विश्वविद्यालयों के द्वारा। कुछ विश्वविद्यालयों ने अभी इसको लागू करने का निर्णय लिया है। बहुत से विश्वविद्यालय अभी उनको पता ही नहीं कि क्या है। नए पाठ्यक्रम नहीं बने, पाठ्यक्रम नए बनेंगे, नए परीक्षा के तरीके तय होंगे, वो सब अभी नहीं है। तो पहली बात तो सरकार को करना चाहिए। दूसरी बात है कि सरकार की अपनी सीमाएं समझ लेनी चाहिए। जैसे परिष्कार ने तो सरकार की सीमाएं समझ ली कि भाई सरकार अपने हिसाब से करे। सरकार ने ये जरूर किया, हमको ऑटोनॉमस दे दिया। ऑटोनॉमस बनाने का मतलब परिष्कार को छूट दे दी कि आप अपना पाठ्यक्रम बनाओ यूनिवर्सिटी की तरह। अब आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम को लेकर के चलने की जरूरत नहीं। आप अपना पाठ्यक्रम बनाओ, बच्चों को ध्यान में रखकर जो बना लिया हमने। आप अपने पढ़ाने के तरीके अपनाओ, जो पढ़ा रहे हैं आप अपने परीक्षा लेने के तरीके अपनाओ। तो फिर शिक्षण संस्थानों का काम है। शिक्षण संस्थान अब बच्चों के हित में इस प्यारी शिक्षा नीति को वे अपनाएं, सोचें और इसमें पुराने ढांचे को बदलें और नया ढांचा अपनाएं। ये शिक्षण संस्थानों का काम है। इसके बाद में शिक्षक का बहुत बड़ा काम है। अभी तो शिक्षक क्या होता था कि खुद पढ़ाता है हायर एजुकेशन में, और परीक्षा कोई और दूसरा लेता है। 10वीं से लेकर BA, MA, MSc तक पढ़ाता कोई और है और शिक्षा कोई और लेता है, परीक्षा कोई और लेता है। ये जो गैप था, ये गैप हमने खत्म किया। हमारे ज्यादातर जो शिक्षक पढ़ाते हैं वही करते हैं, और वो इतना ही नहीं, वो ये कहते हैं बच्चे से कि भाई ये तुमने प्रश्न किया है, बताओ तू 10 में से क्या नंबर देता है इसमें। तू अपने दोस्त को बिठा और दोस्त बिठा के बताई तू नंबर क्या देता है। तो एक खुद के नंबर है, एक दोस्त के नंबर है और एक शिक्षक के नंबर है। बहुत ट्रांसपेरेंसी है। उसको समझ में आ जाएगा कि मैं ही क्यों कम दे रहा हूं। तुम दूसरों के प्रश्नों को देखो, दूसरे विद्यार्थियों ने जो प्रश्न लिखे खुद के भी देखो और दूसरों को देख करके खुद नंबर दो। तुम्हें पता लग जाएगा क्या कमी है तो दोबारा ठीक करो, दोबारा दे दो परीक्षा, उसमें क्या बात है। इसलिए हम लोग हमारे शिक्षकों को तैयार कर रहे हैं कि भाई आप बच्चे को ध्यान में रख करके और बच्चों का मूल्यांकन करने की बात करो। और फिर चौथी जिम्मेदारी जो है हमारे विद्यार्थी की,
जी। विद्यार्थी को जानना चाहिए कि अब दुनिया में किताबें रट करके लिख देने से काम नहीं चलने वाला। जी सर। मेरे दिमाग को नए ढंग से सोचना पड़ेगा जी। क्योंकि मेरी जिंदगी की समस्याएं नई है जी। और समस्याएं बदलती रहती जी, हैं। जी। इसका मतलब रटा हुआ काम नहीं आने वाला जिंदगी में। जी सर। जिंदगी में नया सोच सकना और नई समस्याओं का समाधान ढूंढ निकालना, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड चाहिए इस दुनिया को। दुनिया में प्रॉब्लम्स हैं, जी। कौन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता? कोई तो रोना ही रोता रहेगा। जी, जी। रोना रोते से काम नहीं चलेगा। जी, जी। अब समस्याओं का समाधान चाहिए। जी। तो हम बच्चे को ऐसे तैयार करें जी। कि वह समस्याएं क्या क्या हैं उनका विश्लेषण करे, उसके कारणों में जाने, ये कारण है इस समस्या के, अब इन कारणों को कैसे दूर करे, वो दूर करने का तरीका जाने, अपने दिमाग से सोचे, खुद नहीं सोच सकता तो उन लोगों को ढूंढे जो सोच सकते हैं, उनकी मदद ले, लेकिन समस्या का समाधान करे। जी। ये समस्या का समाधान चाहे नौकरी के लिए हो और चाहे आगे चल करके जिंदगी के लिए हो। जी, जी। लेकिन ऐसा होना चाहिए। ये जिम्मेदारी बच्चे को लेनी पड़ेगी। जी, जी। ये विद्यार्थी जब ये जिम्मेदारी लेगा कि जिंदगी मेरी है, जी। इसकी समस्याएं मेरी है, जी। तो फिर इसका समाधान भी मेरा ही होगा। जी, जी। और ये मुझे सीखना है। जी। परिष्कार में हम इस प्रकार से ही बच्चों को तैयार कर रहे हैं। जी। तो ये बच्चों को जिम्मेदारी लेनी होगी। जी। इस दृष्टि से बच्चों को करना है। जी। धन्यवाद सर, आपने बहुत गहरी बात बताई। और इसी पर मैं एक और प्रश्न करना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरे से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि जब बच्चों के विद्यार्थियों की बात आती है तो मैं खुद उसी कैटेगरी में आता हूँ। तो आपने जो बताया, अब जैसे मेरी बात तो छोड़िए क्योंकि मैं तो बड़ा हो गया हूँ, अब जैसे मेरे साथ छोटे भाई है, अब उनकी तो जिम्मेदारी वो खुद ले नहीं सकते, वो डिसीजन मेकर ले नहीं सकते, तो उन जो नई शिक्षा नीति के संदर्भ में उनके पेरेंट्स को आप क्या सुझाव देना चाहिए? देखो, इसमें पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। गणपत, आपने अच्छा सवाल उठाया। जी। पेरेंट को ये समझना पड़ेगा जी कि मेरे बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए कौन सा स्कूल सबसे अच्छा है। जी। और सबसे अच्छी स्कूल का निर्धारण केवल फीस से नहीं होता आजकल। जी। जी। आजकल मार्केटिंग बहुत है। जी। बड़ी बड़ी फीस रख दो। जी। दूसरे सोचते हैं ज्यादा फीस होगी तो ज्यादा अच्छी शिक्षा होगी ही, ऐसा मान लेते हैं। हाँ, बेड चालू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जी। दोनों ही बातें। जी। अभिभावक को सोचना पड़ेगा कि मेरे बच्चे का संपूर्ण विकास कहाँ हो सकता है। जी। कहाँ के टीचर्स अच्छे हैं। जी। उस स्कूल से या उस कॉलेज से निकलने वाले जी। जी। बच्चों का विकास कैसे हुआ। जी। कौन बच्चे समर्थ बन रहे हैं, किस बच्चों को कौशल का विकास हो रहा है ज्ञान के साथ साथ। जी। जी। कौन बच्चों को ज्यादा जॉब्स मिल रहे हैं। जी। तो ये बात तो सोचनी पड़ेगी। जी। हम बराबर पिछले 15 साल से परिष्कार में सोच रहे हैं कि परिष्कार में जो बच्चा आए जी। तो उसमें जॉब लेने की बच्चे की सामर्थ्य बढ़े। जी। और हजारों बच्चों ने जॉब लिया। वो जॉब सरकारी भी हो सकता है, गैर सरकारी भी हो सकता है, लेकिन वो जॉब लेने की सामर्थ्य उस बच्चे में होनी चाहिए। जी। इसके लिए छोटा बच्चा जी। वो फैसला नहीं कर सकता। जी। जी। इसलिए यहाँ पर अभिभावकों की, माँ बाप की, उनके रिश्तेदारों की जिम्मेदारी आती है और उस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। और थोड़ा प्रेशर भी क्रिएट करना चाहिए स्कूल और कॉलेज पे। जी सर। हमने हमारे बच्चे के विकास के लिए भेजा है। जी। पूछो उनसे क्या वो संस्थान क्या कर रहा है। जी। बात करो शिक्षकों से, शिक्षक क्या काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि नहीं। जी। जब तक ये जागरूकता, जी। क्योंकि वो उपभोक्ता हमारा यहाँ पर है, हमारा विद्यार्थी कमजोर है तो उसका संरक्षण देने वाला, उसका जो संरक्षक है माता पिता, ये उसकी जिम्मेदारी है। और उपभोक्ता का जो अधिकार है, उस अधिकार की जागरूकता हमारे अभिभावकों में होनी चाहिए। इससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, टीचर जागरूक होंगे, शिक्षण संस्थान जागरूक होंगे। तो इसलिए अभिभावकों की जागरूकता भी यहाँ बहुत जरूरी है। जी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही इस शिक्षा नीति के बारे में जितने हम उलझनों में थे, वास्तव में इस शिक्षा नीति यदि लागू की जाए तो बच्चे का स्किल डेवलप होगा, ऐसा कुछ उसमें प्रावधान है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंत में सबसे लास्ट प्रश्न के तौर पर मैं आपसे सिर्फ जानना चाहूंगा, जो नई शिक्षा नीति 2020 है, इसकी मोटी मोटी संक्षिप्त में विशेषता हो जाए। विशेषता यह है कि बच्चे की सामर्थ्य को ध्यान में रख करके पढ़ाओ। जी। एक चीज, और बच्चे का संपूर्ण विकास करो। जी। जी। अभी क्या है कि केंद्रीकृत रूप में एक पाठ्यक्रम बना देते हैं और वो बच्चे के पास ले जाते हैं। जी। जी। उसमें कुछ बच्चे तो उसमें कुछ कर लेते हैं और बाकी बच्चे कुचल जाते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, पलायन कर जाते हैं, निराश हो जाते हैं। जी। जी।
इसकी मूल बात है कि नहीं, जी हर बच्चे में सामर्थ्य है शिक्षित होने की। जी और शिक्षा का मतलब किताब पढ़ करके लिखना भी शिक्षा नहीं है। जी जी उसमें अनेक प्रकार का कौशल वो कर सकता है। वहां कौशल के आधार पर डिग्री दो, जी किताब पढ़ने के आधार पर डिग्री मत दो। डिग्री सबको दो, जी लेकिन बच्चे में क्या योग्यता है, जी। उस योग्यता को ध्यान में रख करके बच्चे को डिग्री दो। जी सर। बच्चे को जिंदगी में पढ़ने में, लर्निंग में आनंद लेने दो। जी ये इसकी आत्मा है, मूल बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने अपना अमूल्य समय निकाला और हम सब उलझनों में थे, इसके बारे में आपने हमें अवगत करवाया, हमारा मार्गदर्शन दिया। मैं चाहती हूँ आपसे एक और मैसेज देना चाहूंगा आपको कि इस पर यदि आपको गहरा, जब सर ने बात बताई पेरेंट्स अभिभावक की इसमें क्या अपनी जो भागीदारी होती है उसके बारे में यदि आप इसको गहरा से जानना चाहते हैं तो डॉक्टर श्वेता जी पालीवाल का जो मेरा पिछला एक सेशन था, वीडियो था, उसमें मैम ने भी बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया है। मैं पुनः सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना। नमस्कार। नमस्कार।